कि इस वीडियो में जनरल साइंस की बात करेंगे। उसका फर्स्ट टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं जिसका नाम है वेरियस सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ये चैप्टर हम एक ही वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं और इसे डिज़ाइन करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अकॉर्डिंग। तो जो भी इम्पोर्टेंट रहने वाला है, जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं, वो सारे टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। फर्स्ट इम्पॉर्टेंट स्लाइड आपके सामने आ रही है। सबसे पहले बात करेंगे एनर्जी की। वेरियस सोर्सेज ऑफ एनर्जी है ना, तो इसमें एग्ज़ाम में क्वेश्चन कहाँ से आता है? जो एनर्जी टर्म है यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है, और वेरियस सोर्सेज ये दोनों नाम से एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसीलिए सबसे पहले फोकस हम एनर्जी पे करने वाले हैं कि एनर्जी क्या है। सिंपल लैंग्वेज में हम एनर्जी के बारे में ये पढ़ते हैं कि एनर्जी इज़ द एबिलिटी ऑफ ए सिस्टम टू परफॉर्म वर्क। मतलब हमें कुछ भी काम करना है, उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए। अगर एनर्जी होगी तो ही हम काम कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल, हमें एनर्जी कहाँ से मिल रही है हमें काम करने के लिए? हमारा सोर्स क्या? हमें खाना खा रहे हैं, फूड हमारा सोर्स है एनर्जी का। तो ये फूड जब हम खा रहे हैं उससे हमें एनर्जी मिल रही है, उस एनर्जी की वजह से हम जो भी काम करते हैं वो कर पा रहे हैं। तो एनर्जी की एक एबिलिटी किसी बॉडी की वो काम कर सके, ये होती है सिंपल सी डेफिनेशन एनर्जी को समझने के लिए। ऐसे अगर देखा जाए तो एनर्जी को कई सारी डेफिनेशन से आप एक्सप्लेन कर सकते हो और एनर्जी की प्रॉपर डेफिनेशन भी नहीं बता सकते हो। हम ऐसे कहेंगे तो एनर्जी को आप ऐसे भी बोल सकते हो कि ऐसी प्रॉपर्टी किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी सिस्टम की ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि ट्रांसफ़र होती रहती है, कभी एक फॉर्म में, कभी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती रहती है। ये ना ही कभी बनती है, ना ही कभी डिस्ट्रॉय हो सकती है। इसका क्या मतलब है, ये नेक्स्ट स्लाइड में क्लियर भी करेंगे। बट फिलहाल अगर आप पहली बार इसको चैप्टर को पढ़ रहे हो तो आप इतना समझ लो एनर्जी क्या है। कुछ भी हमें काम करना है उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी क्या है? एबिलिटी ऑफ ए सिस्टम टू परफॉर्म वर्क। जैसे हम इंसानों की बात तो कर ली, या जानवरों की बात भी करेंगे। खाना खाएंगे, एनर्जी मिलेगी, वो एनर्जी मिलेगी तब भी काम करेंगे। एनर्जी कम होगी तो सही से काम नहीं कर पाएंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे लाइट बल्ब की बात करते हैं। हमारे घर में लाइट बल्ब लगा हुआ है या फिर फ़ैन है ना। अब ये इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं होगी तो लाइट ऑन ही नहीं होगी, फ़ैन चलना ही नहीं स्टार्ट करेगा ना, रोटेट ही नहीं करेगा। उन्हें भी काम करने के लिए अब उनका काम क्या, लाइट का काम का क्या है? लाइट का मतलब जैसे अगर फ़ैन की बात करेंगे, इसका अपना काम क्या है? जो ये काम करना चाहते हैं, इन्हें काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। तो वो इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में इन्हें मिल रही है ना। अगर करंट मिलेगी तभी ये काम कर पाएंगे। तो ऐसे समझ लीजिए कि ये एनर्जी होगी तभी कुछ काम हो पाएगा, वरना नहीं होने वाला है। हालांकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनना है। इस स्लाइड में जो एनर्जी के टर्म्स में एग्जाम में क्वेश्चन बनता है वो ये सारे पॉइंट आपके सामने लिखे हुए हैं। ये सारे के सारे पॉइंट आपको याद होने चाहिए। अगर ये सारे पॉइंट याद होंगे, यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता रहता है। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम उठा लो, वहाँ पे यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एनर्जी की ऐसा यूनिट क्या है? जूल। सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एनर्जी की यूनिट तो कई सारी हैं, बट ऐसा यूनिट क्या है? जूल रहती है, जैसे डिनोट करा जाता है। और इस एक जूल की बात करेंगे, किसके बराबर होता है? एक जूल जो है वो 1 न्यूटन मीटर के बराबर होता है। कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी पूछ लिया जाता है, कभी कभी इस टर्म में पूछ सकता है कि 1 जूल किसके बराबर होता है। वहाँ पर ऑप्शन में न्यूटन मीटर आपको देखने को मिलेगा ही नहीं। तो आपको पता न्यूटन किसकी यूनिट है? फोर्स की यूनिट है। और फोर्स का फॉर्मूला आपको पता क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन, यही होता है। तो मास को आप किलोग्राम में करते हो और एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकंड स्क्वायर में करते हो, है ना। ये आप करते हो। जब न्यूटन की जगह आप लिख सकते हो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आपने न्यूटन की जगह ये लिख दिया और जो मीटर था वो मल्टीप्लाई कर दिया। इसको सॉल्व करने पे क्या बन जाएगा? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो वही है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये जो आपको देखने को मिल रहा है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये कहाँ से देखने को मिल रहा है? ये इसी फॉर्मूले से तो बना है। न्यूटन की यूनिट्स चेंज करी तो बाकी हमें देखने को मिल रहा है। तो एनर्जी की ऐसा यूनिट क्या है? जूल। 1 जूल किसके बराबर होता है? 1 न्यूटन मीटर के बराबर होता है। अगर आप ये याद करोगे तो ये आपको अपने आप याद हो जाएगा। कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि सीजीएस यूनिट, या कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछता है विच अमंग द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, तो वहाँ पे जूल मेंशन ही नहीं होता, वहाँ पे अर्ग मेंशन होता है। कभी कभी डायरेक्टली सीजीएस यूनिट पूछ लेता है और ऑप्शन में जूल भी देखने को मिलता है। तो याद रखिए जूल जो है वो ऐसा यूनिट है। अर्ग की बात करेंगे, ये सीजीएस यूनिट है। तो ऐसा यूनिट अलग है, सीजीएस यूनिट अलग है, ठीक है। ये जैसे अगर हम बात करेंगे ये सेंटीमीटर ग्राम वाली वो बात कर रहे हैं, उसमें अर्ग में इसे डिनोट करते हैं, फिर अर्ग में मेजर करा जाता है। अब यही 1 जूल की हम जब बात कर रहे थे, जो ऐसा यूनिट में हम जूल की बात कर रहे थे, इसे अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हो अर्ग में, तो 1 जूल की वैल्यू क्या होती है? 1 जूल की जो वैल्यू है 10⁻⁷ अर्ग के बराबर होती है। यहाँ पर भी एक कन्फ्यूजन होता है, आप एग्जाम में गलती ना कर बैठो, इसीलिए मैं आपको क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। 2 टर्म्स में आपको बता रहा हूँ।
1 जूल 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है। और अगर 1 अर्ग आपसे पूछ लिया जाए तो 10⁻7 डिवाइड में चला जाएगा, इसका मतलब 10⁻⁻7 जूल हो जाएगा। एग्जाम में क्या होता है, 1 जूल आपसे पूछ लेगा तो ऑप्शन में 10⁻⁻7 दिया होगा, तो आपने तो 10⁻⁻7 दिया हुआ है। लेकिन इस बात को भी तो ध्यान रखना, यूनिट चेंज किस में करी जा रही है। अगर 1 जूल की बात करेंगे, 1 जूल 10⁻7 अर्ग के बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर रिवर्स पूछेगा, 1 अर्ग पूछेगा, तो फिर 10⁻⁻7 जूल करना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखना है। ये नहीं कि आप 10⁻⁻7 याद कर ले, कहानी खत्म हो जाएगी। बुक्स में जनरल ये मेंशन होता है, आपको दोनों तरह से पता होना चाहिए, क्योंकि कई सारे एग्जाम में क्वेश्चन मैंने देखा वो यहाँ से बना हुआ है। 1 जूल क्वेश्चन में पूछा होता है और ऑप्शन में 10⁻⁻7 भी दिया होता है, और कई सारे स्टूडेंट उसी को टिक करते होंगे। तो दोनों यूनिट का पता होना चाहिए। फिर एग्जाम में कभी कभी जो इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट होती है वो 1 किलोवाट आवर वाला इलेक्ट्रिकल एनर्जी वाली वो पूछ लेता है। 1 किलोवाट आवर कितने जूल के बराबर होता है। तो 1 किलोवाट आवर की बात करेंगे, ये होता है 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये सारी यूनिट्स आपको उम्मीद करता हूँ समझ आ रही होगी। अगर पहली बार कवर कर रहे हो तो 1-2 बार इसे देखिएगा, अपने आप आपको याद हो जाएगा। बड़े इंपॉर्टेंट टर्म्स आपके सामने मैं ला रहा हूँ। ये 1 किलोवाट आवर KWH का मतलब क्या है, 1 किलोवाट आवर। और ये किसके बराबर होता है, अगर मेगा जूल्स की बात करेंगे, क्योंकि 3.6 है, 10⁻6 का मतलब मेगा, तो इसको हम 3.6 मेगा जूल भी बोल सकते हैं ना। मेगा मतलब 10⁻6 और जूल साथ में पहले भी था। तो 1 किलोवाट आवर को 3.6 × 10⁻6 जूल बोले, 3.6 मेगा जूल बोलो, एक ही बात रहने वाली है। एग्जाम में कैसे भी पूछ सकते हैं। तो जो एनर्जी वाला टॉपिक है वहाँ से उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा एग्जाम में कौन से पॉइंट वहाँ पे कवर किए जाते हैं, कहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि कम्पिटिटिव एग्जाम के अकॉर्डिंग जो ये प्रेजेंटेशन तैयार करी गई है। अब आगे चलते हैं। अगर हमने एनर्जी वाला स्लाइड कवर कर लिया, तो जो मैं आपको कह रहा था कि कुछ भी काम करना उसके लिए एनर्जी चाहिए, वो तो आपको समझ आ गया होगा बेसिक्स एग्जाम्पल से, कि हम अपने एग्जाम्पल लेंगे, खाना खाए तो एनर्जी मिले, हमने कुछ काम करा। अब यहाँ पर दूसरी टर्म एक और आपको मैंने बात बताई थी कि ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि चेंज होती रहती है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ना ही बनती ना ही डिस्ट्रॉयड होती है। इसका मतलब कि वो समझ लेते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं हाइड्रो पावर प्लांट की। हाइड्रो पावर प्लांट मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जहाँ पे वाटर की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हो। होता क्या हमारे पास यहाँ पे, ये एक तरह से डैम आप बोल सकते हो। यहाँ पे वाटर हमने स्टोर करके रखा, रिजर्वायर है, वाटर स्टोर्ड है। यहाँ पे आपको गेट देखने को मिल रहा है। ये गेट जब क्लोज होगा इसका मतलब क्या है, वाटर सारा यहीं पर रहने वाला है, यहाँ से वाटर मूवमेंट ही नहीं कर पाएगा। लेकिन इस स्लाइड में आप देख रहे हो ये गेट को जो हमने मूवमेंट ऊपर की तरफ गेट ओपन कर दिया, गेट ओपन करने की वजह से क्या होगा, वाटर की यहाँ से मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी ना। ये पेन स्टॉक है, यहाँ से वाटर की मूवमेंट हो रही है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, आगे की तरफ जब वाटर की मूवमेंट हो रही है तो यहाँ पर आपको टरबाइन देखने को मिल रहा है। टरबाइन है, ये टरबाइन जैसे इस पर स्ट्राइक करेगा, टरबाइन के जो ब्लेड्स हैं वो घूमना स्टार्ट कर देंगे। जब ये टरबाइन के ब्लेड्स घूमना स्टार्ट करेंगे तो शाफ्ट है वो घूमना स्टार्ट करेगी, और ये शाफ्ट जो है वो जनरेटर की शाफ्ट से कपल होती है। अगर ये शाफ्ट घूमेगी, जनरेटर के अंदर वाली शाफ्ट घूमेगी। और कभी भी किसी भी मेथड से आपको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है, आपका मेन जो होता है ना कि मेन कंसेप्ट क्या है, मेन हमें काम क्या करना है, जो जनरेटर के अंदर की शाफ्ट है हमारा मेन काम है ये घूमनी चाहिए। अगर ये घूम जाएगी तो इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि साइड में मैग्नेट वगैरह लगा अपने पड़ा हुआ फैराडे कंसेप्ट, फिलहाल इस पर फोकस नहीं करेंगे, इस पर फोकस करेंगे जनरेटर के अंदर जो शाफ्ट है, अगर ये घूम जाएगी तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। इसको घुमाने के लिए हम टरबाइन के ब्लेड्स घुमाते हैं, शाफ्ट घूमते ही शाफ्ट घूमते हुए शाफ्ट घूम जाती है, फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। फिर आगे ट्रांसफार्मर के थ्रू जो है वो लाइन्स, ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू हमारे घरों तक पहुँचते, जहाँ पर भी पहुँचना है उसे। और वाटर सारा जो है यहाँ पे टेल वाटर रिजर्व आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यहाँ पे जा रहा है। तो ये बेसिक से एग्जांपल है कि वाटर की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट करी जाती है। अब ज़रूरी नहीं कि सारे हाइड्रो पावर प्लांट ऐसे ही होते कि मतलब हाइट में जाके वाटर स्टोर होता है, वो प्रेशर से यहाँ पे नीचे की तरफ आता है। जैसे जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, हाइट पे वाटर अवेलेबल यहाँ पे कर सकते हैं। जहाँ पे इतनी हाइट में वाटर अवेलेबल ही नहीं तो वहाँ पे लो हाइट टरबाइन, और भी तरह के टरबाइन होते हैं वो वहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। बट बेसिक से प्रिंसिपल आपके सामने ये आ रहा है, ठीक है, जो जिसकी हेल्प से आप आराम से समझ सकते हो। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, देखो अब हम एनर्जी की बात कर रहे थे। जब वाटर यहाँ पे स्टोर्ड है, ये गेट बंद है अभी फिलहाल यहाँ पे, तो वाटर स्टोर्ड है, कुछ ना कुछ हाइट मेंटेन करके रखी हुई है ना। ये जो हाइट वाटर की मेंटेनेंस के कारण इसमें कुछ ना कुछ एनर्जी है। वाटर भी रेस्ट में मूवमेंट नहीं कर रहा, इसमें कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है। समझ गए। अब ये पोटेंशियल एनर्जी है, वाटर में कुछ ना कुछ एनर्जी है। जैसे हमने इस गेट को ओपन करा, गेट ओपन करने की वजह से क्या हुआ, वाटर की मूवमेंट यहाँ से होना स्टार्ट हो गई। अब ये जो पोटेंशियल एनर्जी थी, मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी है। अब ये पोटेंशियल एनर्जी किस में चेंज होगी, काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगी। तो आप देख रहे हो एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र होती जा रही है।
फिर जब इसने टरबाइन के ब्लेड से रोटेट करा, ब्लेड रोटेट करना स्टार्ट हो गए, शाफ्ट घूमना स्टार्ट हो गई। जब शाफ्ट घूमना स्टार्ट हो रही है तो हमें मैकेनिकल एनर्जी मिल रही है। एनर्जी देखो कैसे ट्रांसफर, पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक, काइनेटिक से मैकेनिकल एनर्जी, और इस तरह से आगे चलता रहता है। फिर जैसे एक स्टेप और आगे ले जाऊँ तो यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जा रही है। फिर अगर आप घर में कुछ माइक्रोवेव वगैरह इंडक्शन यूज़ करो तो वो हीट एनर्जी आ रही है, केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, डिफरेंट तरह की एनर्जी आती जा रही है। तो एनर्जी कैसे ट्रांसफर होती जा रही है, फिनोमेना आपको समझ आ रहा होगा, जो पहले साइड में आपको बता रहा था। ये सब कुछ, ये जो आपको कहानी मैंने बताई, ये कहानी यहाँ पर लिखी हुई है सारी। तो आपको ये भी समझ आ गया कि एनर्जी क्या है, दूसरी जो प्रॉपर्टी बताएगी ट्रांसफर होती थी वो भी आपको समझ आ गया होगा ना। अब आगे चलते हैं और इम्पोर्टेंट स्लाइड्स कवर करना स्टार्ट करते हैं। एनर्जी के एक अच्छे सोर्स की बात करें, उसमें क्या क्वालिटी होनी चाहिए, यहाँ से जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है हम उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। ऐसे सिंपल लैंग्वेज में देखा जाए, अब हमने एनर्जी तो पढ़ लिया, एनर्जी के सोर्सेज होते हैं। जैसे सन की बात करेंगे, सन एक एनर्जी का सोर्स है ना। सन की बात करेंगे, जैसे लाइट हमें मिल रही है, लाइट का सोर्स क्या है, सन हम कह सकते हैं, वो भी एक एनर्जी का सोर्स है। तो कहा जा रहा है जो अच्छा सोर्स होता है एनर्जी का, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। सबसे पहले कीजिए, ईजी टू ट्रांसपोर्ट होना चाहिए। अब ऐसा तो नहीं कि जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं, आपको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है, आपने थर्मल पावर प्लांट बना दिया जहाँ पे कोयले के हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हो। अब आपने थर्मल पावर प्लांट बना दिया जम्मू कश्मीर में, आप कोयला ला रहे हो झारखंड वाले साइड से, तो वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन में कितना खर्चा आपका आ जाएगा, है ना। तो इसका मतलब क्या है, वो ये ईजी टू ट्रांसपोर्ट का मतलब वो आसानी से ट्रांसपोर्ट हो जाए, ऐसा होना चाहिए। दूसरी बात कि पोल्यूशन कम होना चाहिए, इकोनॉमिकल होना चाहिए, आसानी से मिल जाना चाहिए, स्टोर करने में प्रॉब्लम वगैरह ना हो, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल इसकी बड़ी बेसिक्स एग्जांपल आती है कि गुड सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है। जैसे हम बात करेंगे, आपको घर में खाना वगैरह बनाना है, तो आज के टाइम में हम सिलेंडर यूज़ कर रहे हैं। पहले के टाइम पे वो लकड़ियाँ वगैरह लाया करते थे आग जलाने के लिए, तो इतनी बड़ी लकड़ियों को स्टोर करना पड़ता था, है ना, ट्रांसपोर्ट करना पड़ता था। आज के टाइम पे आप सिलेंडर यूज़ कर रहे हो, ट्रांसपोर्ट करना है तो सिंपल सा काम है, और स्टोर छोटी सी जगह चाहिए सिलेंडर को वहाँ पे, तो कितनी जगह उसने लेनी है, स्टोर करना भी ईजी बन जाएगा, है ना। लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है वो यहाँ से बनता है। एक अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी का, उसमें क्या होना चाहिए, वो हमें ज़्यादा एनर्जी देना चाहिए पर यूनिट मास, मतलब उसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। कैलोरीफिक वैल्यू को कैसे समझ सकते हो कि आप जैसे 1 kg कोई चीज़ बर्न कर रहे हो, जला रहे हो, उस 1 kg को बर्न करने पे आपको ज़्यादा एनर्जी मिलनी चाहिए, समझ रहे हो। मतलब आप एक यूनिट किसी चीज़ को जलाने की कोशिश कर रहे हो, उससे जो एनर्जी मिले वो हमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम मिले। अगर ज़्यादा एनर्जी मिल रही है तो हम बोलेंगे हाई कैलोरीफिक वैल्यू है। 1 kg बर्न करने पे कम एनर्जी मिल रही है, लो कैलोरीफिक वैल्यू, तो हम क्या चाहेंगे कि कम करने पे ज़्यादा एनर्जी हमें मिल जाए। तो जो भी गुड सोर्स ऑफ एनर्जी है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। तभी कैलोरीफिक वैल्यू की ऐसा यूनिट क्या होती है, किलो जूल पर kg, मतलब 1 kg बर्न करने पे किलो जूल एनर्जी हमें मिल रही है ना। तो ये आपके सामने क्या आ गया, कैलोरीफिक वैल्यू की ऐसा यूनिट। और एग्जाम में ऐसे अगर क्वेश्चन बनते हैं तो कैलोरीफिक वैल्यू की डेफिनेशन या फिर कैलोरीफिक वैल्यू की ऐसा यूनिट से बनता है। अगर ये स्लाइड भी कवर हुई है, आगे चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड की बात करते हैं। हमने सोर्सेज ऑफ एनर्जी की बात करी, गुड सोर्स ऑफ एनर्जी बात कर लिया। अब सोर्सेज ऑफ एनर्जी को बेसिकली 2 तरीके से क्लासीफाई करा गया है, एक है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी और एक है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल के लिए एक सिंपल सा मतलब लिखा हुआ है, ट्रेडिशनल वर्ड लिखा हुआ है, बस अब ये समझ जाओ, आपको खुद ही पता लग जाएगा कि जो एग्जाम्पल दी होती हैं उनमें से कौन सा सोर्स एनर्जी का कन्वेंशनल है। कन्वेंशनल मतलब ट्रेडिशनल, जिसको आप काफ़ी समय से यूज़ करते आ रहे हो। पुराने लोगों की बात करें, वो भी वही मेथड यूज़ कर रहे थे, हम भी वही मेथड यूज़ कर रहे हैं, काफ़ी पुराने समय से ट्रेडिशनल चला आ रहा है वो सोर्स एनर्जी का, उसको हम बोलेंगे कन्वेंशनल। जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं, कोयला हो गया, पुराने समय से कोयले को हम आज भी यूज़ कर रहे हैं। पेट्रोलियम नेचुरल गैस हो गया, थर्मल पावर प्लांट जहाँ पे जैसे कोयला वगैरह को जनरली यूज़ करता है। हाइड्रो पावर प्लांट हो गया, पानी से बिजली पैदा कर रहे हैं। बायोमास जो एनिमल प्लांट के वेस्ट होते हैं उनमें भी यूज़ करते आ रहे हैं, आज से पहले भी यूज़ कर रहे थे। इसका मतलब क्या है, कन्वेंशनल वो होगी जो ट्रेडिशनल मेथड काफ़ी समय से हम यूज़ करते आ रहे हैं। तो ये हमारे पास कौन से हो जाएंगे, कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। दूसरी तरफ हमारे पास आता है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, मतलब इन्हें आप अल्टरनेट सोर्स भी कह सकते हो। और जो कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की हम बात कर रहे हैं, ये एक समय के बाद ख़त्म भी हो जाएंगे ना। जैसे हमने नेचुरल गैस, थर्मल पावर प्लांट, पेट्रोलियम की बात कर रहे हैं, एक टाइम बाद ये ख़त्म भी होने वाले हैं। तो हमें ज़रूरत है कि अगर ये ख़त्म हो जाएंगे, हमारे पास एक अल्टरनेट सोर्स भी होना चाहिए एनर्जी का। तो वही अल्टरनेट सोर्स की जो हम बात करें उसे ही नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कहते हैं। ये मतलब ख़त्म तो नहीं होने वाले और बड़ा इतने लार्ज स्केल पे इन्हें यूज़ नहीं करते, यूज़ करते लेकिन लार्ज स्केल पे नहीं यूज़ करते। जैसे सोलर एनर्जी हो गया, आज के टाइम में हम उस स्केल पे इसे यूज़ नहीं कर पा रहे। टाइडल एनर्जी हो गया, जियोथर्मल एनर्जी, हम पढ़ेंगे इन सभी के बारे में। न्यूक्लियर एनर्जी, विंड एनर्जी, है ना, तो इनको हम वैसे यूज़ नहीं कर पा रहे जैसे हम इनको यूज़ कर रहे हैं।
तो ट्रेडिशनल इनको बोल सकते हो कि अल्टरनेट सोर्स है एनर्जी का। तो समझ गए नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होते हैं, इनको काफ़ी समय से यूज़ नहीं करते आते, आज तो यूज़ कर रहे हो लेकिन उतने लार्ज स्केल पर नहीं यूज़ कर रहे हैं। तो सिंपल मेथड में समझ सकते हो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या है। सोर्सेज ऑफ एनर्जी को हम दो तरीके से और क्लासीफाई करते हैं, हम कहते हैं रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ठीक है, रिसोर्सेज लिखा, सोर्सेज अब कर लो इसको। रिन्यूएबल सोर्सेज मतलब वो सोर्सेज जो कि एक समय के बाद ख़त्म हो जाएंगे, जो ख़त्म नहीं होने वाले, विच कैनॉट बी एग्जॉस्टेड, वो ख़त्म नहीं होने वाले, वो रिन्यू हो जाते हैं। मतलब समझ सकते हो, जैसे सन हो गया, सन की एनर्जी को जितना मर्जी यूज़ करो वो ख़त्म होने वाले, नहीं ख़त्म होने वाली, रिन्यू हो जाएगी। विंड एनर्जी हो गई। हाइड्रो पावर की बात करेंगे, पानी क्या ख़त्म होने वाला है, उसकी एनर्जी को यूज़ कर सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हो। तो ये रिन्यूएबल सोर्सेज हैं जो दोबारा आप यूज़ कर सकते हो, ख़त्म नहीं होने वाले। नॉन रिन्यूएबल जो रिन्यू नहीं होने वाले, है ना, जैसे कन्वेंशनल आप इसे कह सकते हो। ये वो सोर्सेज जो कि डिप्लीट हो जाएंगे एक टाइम के बाद, और इन्हें दोबारा बनने में, ऐसा नहीं कि दोबारा बन नहीं सकते, दोबारा बनते हैं लेकिन ये लाखों साल लग जाते हैं बनने में, तो मेरे नॉन रिन्यूएबल की कैटेगरी में रखते हैं। लाखों साल लग जाएंगे मतलब नहीं बनने वाले, हम ऐसे लेके चलते हैं। जैसे फॉसिल फ्यूल्स, कोयला हो गया, पेट्रोलियम वगैरह हो गया, नेचुरल गैस वगैरह होगी, सारे किस कैटेगरी में आ जाएंगे, नॉन रिन्यूएबल। तो एक तरीके से हमने कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल पढ़ा। रिन्यूएबल एक तरीके सेम ही रहने वाले, खाली नाम अलग अलग दिए गए। देखो जो नॉन रिन्यूएबल है इसको कन्वेंशनल बोल सकते हो, जो रिन्यूएबल है इसको नॉन कन्वेंशनल बोल सकते हो। मतलब जहाँ पे नॉन लग गया वहाँ पे यहाँ पे नॉन हटा दो, यहाँ पे नॉन अगर लग गया तो यहाँ पे हटा दो, इस तरह से याद कर लो। लेकिन एक पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा, जब मैं आपको बता रहा था इसके बारे में, कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में, जो ट्रेडिशनल है, मतलब उसमें हाइड्रो पावर प्लांट बताया मैंने आपको, है ना। लेकिन कन्वेंशनल में बाकी सारे तो सेम टू सेम है, लेकिन हाइड्रो पावर जो है वो रिन्यूएबल में चला गया। हालांकि हाइड्रो पावर कन्वेंशनल है, हम ट्रेडिशनल मेथड में ट्रेडिशनल वे में यूज़ करते जा रहे हैं, लेकिन ये रिन्यूएबल है ना, इसको दोबारा यूज़ कर सकते हैं, इसीलिए इसे रिन्यूएबल रिसोर्स की कैटेगरी में रखा गया। वहाँ पर ये कन्वेंशनल की कैटेगरी में आता है, यहाँ पर ये रिन्यूएबल रिसोर्स की कैटेगरी में आ जाता है, बाकी सब कुछ सेम रहने वाला है। तो कन्वेंशनल क्या है, नॉन कन्वेंशनल क्या है, नाम से आपको समझना है, एग्जाम्पल देख लेना है। रिन्यूएबल क्या है, नॉन रिन्यूएबल क्या, आपको एग्जाम्पल से कंसेप्ट के पीछे भागना है। कोई भी एग्जाम्पल है कि आप आराम से पहचान लो कि वो रिन्यूएबल है फिर नॉन रिन्यूएबल है। अभी जो हमने रिन्यूएबल रिसोर्सेज पढ़े या नॉन रिन्यूएबल वगैरह पढ़े, सोर्सेज वगैरह, इनको वन बाय वन डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहले फॉसिल फ्यूल्स की बात करते हैं, जैसे कोयला, ऑयल वगैरह, नेचुरल गैस, सारे क्या है फॉसिल फ्यूल्स की कैटेगरी में आते हैं। फॉसिल फ्यूल्स मतलब ये हमारे पास जो काफ़ी समय पुराने एनिमल्स की बात करेंगे, प्लांट्स की बात करेंगे, है ना, उनके रिमेन्स हमें मिले, जैसे कोयला, पेट्रोल, नेचुरल गैस हो गया। इनको जो रिमेन्स थे काफ़ी समय तक वो ज़मीनों के नीचे दबे रहे, या समुद्र पानी की बात करें उसके नीचे जाके दब गए थे, उन पर प्रेशर पड़ता गया, हीट वगैरह पड़ती गई काफ़ी समय तक, और उसके बाद क्या होता गया, वहाँ से वो फॉसिल फ्यूल्स बन गया आज के टाइम पे। तो ऐसे नहीं कि प्रोसेस होने में कोई 5 साल, 100 साल, 200 साल लगे, नहीं, लाखों साल लगते हैं इस प्रोसेस को होने में, तब जाके फॉसिल फ्यूल जो तैयार होता है हमारे पास। तो अब इन फॉसिल फ्यूल्स की बात करेंगे, इनको जब वो बर्निंग कर, जैसे कोयले के, पेट्रोलियम की बात करोगे, एयर पोल्यूशन हो जाता है, एसिड रेन बन जाती है, ग्लोबल वार्मिंग का कारण बन जाता है, तो इन्वायरमेंट के लिए भी सही नहीं है, तो गुड सोर्स ऑफ एनर्जी में भी नहीं आ रही है फॉसिल फ्यूल्स की हम बात करेंगे। फिर जैसे अब यहाँ पे एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन बनेगा, फॉसिल फ्यूल्स में हम कोयले की बात करते हैं तो कोल से बड़े बड़े एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो कोल की 4 मेन कैटेगरी हैं, एक हमारे पास पीट, एक है लिग्नाइट, फिर बिटुमिनस आ जाता है, और लास्ट में एंथ्रासाइट आ जाता है। ये क्लासिफिकेशन आप इस तरह से भी समझ सकते हो कि हम फॉसिल फ्यूल्स की बात कर रहे थे, उनके बनने का प्रोसेस समझ रहे थे, काफ़ी समय तक वो पेड़ों की बात करें, जानवरों की बात करें, अर्थ एग्जाम्पल लेके चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे वो जैसे उनकी डेथ हो गई, उनके रिमेन्स यहाँ पे आए, फिर ऊपर हीट आती गई, प्रेशर पड़ता गया, दबते गए ज़मीन के नीचे, ऐसे करते करते जब फॉसिल फ्यूल्स बने थे तो पहली फॉर्मेशन पीट की फॉर्म में होती है, फिर लिग्नाइट की फॉर्मेशन में हुई, फिर बिटुमिनस बनते हैं, लास्ट में के एंथ्रासाइट बन जाते हैं। जितना प्रेशर हीट बढ़ता जा रहा है उतना जो आगे टाइम में निकलता जा रहा है, और उतनी ही क्वालिटी उसकी बढ़ती जा रही है ना। आप यहाँ पर देख रहे हो कैसे पीट से होता जाके लिग्नाइट होता है, वो कोयला जहाँ पे हमें देखने को मिलता है। अब हम वन बाय वन कवर करना स्टार्ट करते हैं। पहले पीट की बात करते हैं। पीट क्या है, जो पहली स्टेज है ट्रांसफॉर्मेशन की, कोयले की टाइप की हम बात कर रहे हैं, जो पहली स्टेज ट्रांसफॉर्मेशन की उसमें क्या आता है, पीट ही आता है, जिसमें 40 से 55% जो है कार्बन देखने को मिलता है, मतलब कम कार्बन देखने को मिल रहा है, और इसमें इम्प्योरिटी ज़्यादा है, क्योंकि अभी फॉसिल फ्यूल बन रहे हैं ना, तो कार्बन ज़्यादा नहीं होगा, इम्प्योरिटी ज़्यादा होंगी इसमें, और इसमें वोलेटाइल मटेरियल होता है, सफिशिएंट होता है, मॉइस्चर बड़ा ज़्यादा होता है इसमें। जब उसको बर्निंग वगैरह करोगे तो आपको स्मोक ज़्यादा मिलेगी, पोल्यूशन ज़्यादा मिलेगा, है ना, इस तरह से आपको देखने को मिलता है। और ऐश जब जलेगा तो ऐश बड़ी सारी रखेगा यहाँ पे, जैसे लकड़ी की तरह मान लो इसको। दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या आता है, पीट की बात करेंगे। पीट के बाद आता है लिग्नाइट। लिग्नाइट जो से ब्राउन कोल भी कहा जाता है कलर की वजह से, लो ग्रेड कोल है ये, इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है,
कार्बन इसमें भी कम देखने को मिलता है। इंटरमीडिएट स्टेज है, डार्क से ब्लैक ब्राउन से कलर देखने को मिलता है। मॉइस्चर कंटेंट इसमें भी हाई होता है। देखो ये भी लो ग्रेड आप बोल देते हो, इसमें भी कार्बन कम है, इसमें भी मॉइस्चर ज़्यादा है। तो डिफ्रेंसिएशन बेसिकली एक तो यहाँ से होती है कि पहली स्टेज है ट्रांसफॉर्मेशन की, दूसरा ये ब्राउन कोल की कैटेगरी में आता है। अभी कल परसों से एग्जाम में क्वेश्चन डिस्कस भी करा था मैंने एसएससी का, वहाँ पे ये पूछा था कि कौन सा कोयला ऐसा है, ये कल या परसों की वीडियो में था, जो ब्राउन कलर का है उसमें मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होता है, इस तरह का क्वेश्चन बना हुआ था। तो वो कौन सा जगह लिग्नाइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड की बात करते हैं। अब हमने पीट कर लिया लिग्नाइट, फिर बिटमनेस कोल आ जाता है। ये सॉफ्ट कोल होता है, वाइडली यूज अवेलेबल होता है, उसको यूज़ भी कर जाता है। बिटुमेन लिक्विड की बात करें, उसकी वजह से का नाम बिटुमिनस कोयल पड़ जाता है। 40 से 80% कार्बन होता है ना, मॉइस्चर वगैरह वोलेटाइल कंटेंट होता है। इसके बाद ऐसे यहाँ पे कैलोरीफिक वैल्यू इसकी हाई होती है और कोक और गैस की प्रोडक्शन में काम आता है। और लास्ट में एंथ्रासाइड, जो बेस्ट क्वालिटी का कोल है वो कौन सा है, एंथ्रासाइड हो जाता है। हार्ड कोल होता है, कार्बन कंटेंट इसमें ज़्यादा है, वोलेटाइल मटेरियल कम होता है इसमें, है ना। सब मेटालिक लस्टर भी देखने को मिलता है, धीरे धीरे इग्नाइट वगैरह करता है, हाईली एफिशिएंट होता है, हीट की लॉस कम होता है इसमें। तो एंथ्रासाइड जो बेस्ट क्वालिटी का कोल आपको देखने को मिलता है। अब हमने कोयले की बात करी, फॉसिल फ्यूल्स की अपने बात कर ली। अब हम बात करें थर्मल पावर प्लांट की। थर्मल पावर प्लांट मतलब जहाँ पे थर्मल होता है हीट से रिलेट कर रहा है, पावर प्लांट में बिजली वगैरह बन रही है, बिजली पैदा हो रही है, जनरेशन हम कर रहे हैं उसका। तो पहले समझ लो बेसिक लैंग्वेज में काम कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पे फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग हो रही है, कोयला यूज़ करो, नेचुरल गैस यूज़ करो, उसको बर्न करा जाता है। क्यों करा जाता है वो समझ लो। जैसे यहाँ पर हमारे पास क्या बड़े बड़े बॉयलर आपको देखने को मिलते हैं पावर प्लांट में, तो भाई बर्नर लगा हुआ है, ठीक है। आप इसमें चाहे आप कोयले की हेल्प से इसमें इग्निशन कर रहे हो या आप नेचुरल गैस ला रहे हो, कुछ भी सोर्स वगैरह यूज़ करके आपको मेन पर्पज़ क्या है, इग्निशन करनी है, सो दैट ये वाटर बॉयल कर सके। तो इस इग्निशन के प्रोसेस के लिए आप क्या ला रहे हो, कोयला ला रहे हो या फिर आप नेचुरल गैस वगैरह कुछ भी ला के आप वाटर को बॉयल करने का ट्राई कर रहे हो। अब जैसे वाटर बॉयल होता है, प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि यहाँ से जो स्टीम है वो स्टीम निकल रही है। इस स्टीम को आप लेके जाते हो जो टरबाइन, जो ब्लेड्स की हम बात कर रहे हैं, इन ब्लेड्स में वो स्ट्रीम स्ट्राइक करती है। जब स्ट्रीम का प्रेशर इन ब्लेड्स पे पड़ता है तो इतना ज़्यादा प्रेशर होता है, ब्लेड जो है घूमना स्टार्ट कर देते हैं। जब ये ब्लेड घूमना स्टार्ट करते हैं, उनकी शाफ्ट घूमते जनरेटर की शाफ्ट है वो भी घूमना स्टार्ट कर जाती है। जब वो शाफ्ट घूमेगी तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी। और उसके बाद क्या हो रहा है, जो स्टीम हमने यूज़ करी टरबाइन में, टरबाइन में जो स्टीम वगैरह स्ट्राइक कर रही थी, वो स्टीम दोबारा से नीचे की तरफ मतलब आगे की तरफ फ्लो करती है। यहाँ पे कूलिंग टॉप जैसे ठंडा पानी यहाँ से होता हुआ निकलता है, स्टीम भी यहाँ से आ रही है और पाइप्स के बीच ठंडा पानी होकर यहाँ से, उसकी वजह से क्या हो रहा है, स्टीम का टेम्परेचर कम हो रहा है, दोबारा से स्टीम जो लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है और वो जो वाटर बन चुका है वो स्टीम दोबारा से पानी बन चुका है, उसे मोटर की हेल्प से, पंप की हेल्प से दोबारा से बॉयलर में भेजा जा रहा है और ये प्रोसेस इस तरह से चलता रहता है। तो मेन आपको काम समझ आ गया कि थर्मल पावर प्लांट काम कैसे करते हैं। मेन आपको प्रोसेस आपको मैंने पहले बताया कि टरबाइन घूमेगा तो जनरेटर की शाफ्ट घूमेगी, है ना। जैसे देखो ये थर्मल पावर प्लांट का कोई इमेजेस देखने को मिले, कितने बड़े बॉयलर आपको देखने को मिले, कितना बड़ा सेटअप वगैरह यहाँ पर होता है। और ये देखो जो टरबाइन ब्लेड्स की हम बात करें, कितने बड़े ब्लेड होते हैं। अब समझो स्टीम का प्रेशर कितना ज़्यादा होता होगा जो इन ब्लेड्स को घुमाती होगी, तो इतने हाई प्रेशर की स्टीम वहाँ पर देखने को मिलती है। अब यहाँ पे थर्मल पावर प्लांट की बात करेंगे, आपको जैसे कोयले का कहाँ पे यूज़ हो रहा है, नेचुरल गैस का कहाँ पे, फॉसिल फ्यूल्स कहाँ पे यूज़ कर जाने, वो आपको प्रोसेस समझ आ रहा होगा। मैं वाटर यहाँ पर होता है उसे बॉयल करना है, इतना बॉयल करने के वहाँ पे स्टीम जनरेट हो, हाई प्रेशर की स्टीम हो और उस स्टीम से भी टरबाइन को घुमाना है। थर्मल पावर प्लांट के अब आपको समझ आ गया होगा। अब एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से बनता है, जो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है आपसे पूछता है कि कौन सा थर्मल पावर प्लांट इंडिया में कहाँ पर है। जैसे मुंद्रा अल्ट्रा मेगा थर्मल पावर प्लांट कहाँ पे है, गुजरात में, आपको याद करना पड़ेगा। विंध्याचल कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में, सबसे बड़ा विंध्याचल ही देखने को मिलता है। पितालचल सुपर थर्मल पावर प्लांट उड़ीसा में है, सिपतवल छत्तीसगढ़ में है, कोरबा वाला छत्तीसगढ़ में है। फिर ये दोबारा रिपीट मैंने कर दिया, सासन वाला जो है मध्य प्रदेश में, एनटीपीसी रामागुंडम की बात करें तेलंगाना में है, मैथन थर्मल पावर प्लांट झारखंड में है, ट्रॉम्बे वाला महाराष्ट्र में है। ट्रॉम्बे वाले से आरआरबी एनटीपीसी में और एसएससी के कई सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। टाटा पावर जोजोबेरा थर्मल पावर झारखंड में है। प्रयागराज पावर जनरेशन, प्रयागराज कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में होगा। देखो एक विंध्याचल याद कर लो, मुंद्रा याद करो, ये उसके बाद ट्रॉम्बे कर लो, कोरबा कर लो, 3-4 ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन सिपत तो कर लो, तो 4-5 ये कर लो, तो बाकी कितने बच गए, बाकी भी कवर कर लो ना। तो मेजर थर्मल पावर प्लांट इंडिया में कौन सी लोकेशन वगैरह है वो आपको यहाँ पर समझ आ गया होगा। अब आपने थर्मल पावर प्लांट कर लिया, इसके बाद हमारे पास क्या आता है, हाइड्रो पावर प्लांट। हाइड्रो पावर प्लांट आपको स्टार्टिंग में समझा दिया था
कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं वाटर की हेल्प से, ये प्रेशर से वाटर वगैरह यहाँ पे आ रहा है, आपने डैम है पीछे डैम बनाया वाटर स्टोर करके रखा हुआ है, वहाँ से वाटर गिर रहे हैं टर्बाइन के ब्लेड से, वो टर्बाइन के ब्लेड्स घूम रहे हैं, तो ये टर्बाइन आपको देखने को मिल रहा है, ये ब्लेड इस पर वाटर स्ट्राइक कर रहा है हाई प्रेशर पे, ब्लेड घूम रहे हैं, जब ब्लेड घूम रहे हैं आगे प्रोसेस आपको पता पूरा शाफ्ट घूमते इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। तो हाइड्रो पावर प्लांट का काम क्या आपको समझ आ गया होगा ना। जैसे जम्मू कश्मीर में ज़्यादा पोटेंशियल किसका है, हाइड्रो पावर प्लांट, यहाँ पे पानी वगैरह अच्छी क्वांटिटी में आपको देखने को मिलता है, तो यहाँ पे हाइड्रो पावर प्लांट जो ज़्यादा बेटर एफिशिएंट होंगे अगर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है एज़ कम्पेयर टू थर्मल पावर प्लांट्स या विंड पावर प्लांट की बात करेंगे। थर्मल पावर प्लांट इंडिया में इंपॉर्टेंट कौन से कहाँ पर इससे वो देख लेते हैं, और एग्जाम में यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं कि ये पावर प्लांट है कहाँ पर है, और दूसरा बनता है कौन सी नदी पे बना हुआ है। तो ऐसे बड़ी बड़ी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट की बात करें हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी पे बना हुआ है, दामोदर वैली वेस्ट बंगाल दामोदर नदी पे बना हुआ है, हीराकुंड महानदी पे बना हुआ है उड़ीसा में है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक भी स्किप नहीं करना है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आता है। नागा अर्जुन सागर की बात करेंगे तेलंगाना में है, कृष्ण नदी पे बना हुआ है। फरका प्रोजेक्ट की बात करें गंगा भागीरथी वेस्ट बंगाल में है। इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट ये सतलुज ब्यास रावी पे राजस्थान में। काकरपोरा की बात करें गुजरात में तापी पे है, जे एसएसबी क्वेश्चन पूछा गया था। उकाई प्रोजेक्ट की बात करें गुजरात तापी। ये जो पहले 3-4 है ना, यहाँ से तो बड़े सारे एग्जाम में रिपीटेडली पूछा जाता है क्वेश्चन। मेट्रो डैम की बात करें तमिलनाडु कावेरी नदी पे है। तुंगभद्रा प्रोजेक्ट की बात करें कर्नाटक आंध्र प्रदेश में तुंगभद्रा नदी पे बना हुआ है। फिर आगे चंबल की बात करेंगे ये गुजरात में है। तावा की बात करेंगे मध्य प्रदेश में। ये पूचमपड़ की बात करेंगे तेलंगाना में। दुर्गापुर की बात करेंगे वेस्ट बंगाल। इडुक्की केरला वाला हो जाएगा। रामगंगा मल्टीपर्पज़ उत्तराखंड में। माताटीला प्रोजेक्ट यूपी एमपी। तहरी डैम उत्तराखंड। भागीरथी बड़े कॉमन सा है। शिवासुंदरम कर्नाटका। थेन पंजाब। कोयना महाराष्ट्र में आ जाएगा। तुलबुल जम्मू कश्मीर। नाथनपुरा जाको ये हिमाचल प्रदेश। इवन जम्मू कश्मीर के जितने भी हैं ना वो सारे के सारे आपको पता होने चाहिए। वो स्पेशल हम जब जम्मू कश्मीर की सीरीज़ स्टार्ट करेंगे वहाँ हम अच्छे से कवर करेंगे। आगे चलते हैं। जैसे हमने थर्मल पावर प्लांट कवर किया, हमने हाइड्रो पावर प्लांट कवर किया, वैसे बायोमास भी है। बायोमास में बेसिकली बायोगैस को यूज़ करें। बायोमास में तो जो एनिमल्स प्लांट्स के रिमेन्स को यूज़ करके हम इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी उसकी एनर्जी की तरह हम उसे यूज़ कर रहे हैं। जैसे कॉमन से एग्जाम्पल बायोगैस आ जाती है जिसमें मीथेन का मिक्सचर है, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह आपको सब कुछ देखने को मिलता है। इसमें भी वही प्रोसेस है। बायोमास आपके पास आ गया, आपने स्टोरेज कर रही है, फिर उसकी प्रिपरेशन प्रोसेसिंग करके उसकी जैसे इग्निशन वगैरह कर रहे हो। जब आप इग्निशन वगैरह कर रहे हो उसके बाद क्या हो रहा है, जो फर्नेस बॉयलर में वाटर है वो बॉयल कर रहा है, स्टीम निकल रही है, टरबाइन को घुमा रही है। बाकी स्टीम पावर प्लांट की तरह आपको देखने को मिल सेम टू सेम प्रोसेस है। तो अब यहाँ पे बायोगैस वगैरह भी यूज़ कर रहे हो ना। जैसे बायोगैस आप जैसे वो काउडन केक वगैरह से गैस वगैरह निकलती है, इलेक्ट्रिसिटी घरों कुछ लोग तो घरों में बना के भी रखते हैं उसको, वो एलपीजी का जो यूज़ किया जाता है वहाँ पे। तो ये भी हमारे पास क्या सोर्स ऑफ एनर्जी आपको देखने को मिलता है। फिर सोलर एनर्जी की बात करेंगे, जो एनर्जी में सन से मिल रही है, इसको कई तरह से यूज़ करते हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है, सोलर कॉन्स्टेंट से बन सकता है। सोलर कॉन्स्टेंट का मतलब क्या है, आप जितने सोलर एनर्जी रिसीव कर रहे हो 1 मीटर स्क्वायर का एरिया ले लो, ठीक है। 1 मीटर स्क्वायर लेंथ, 1 मीटर आपकी उसकी विड्थ होगी, इतना एरिया आपने ले लिया। इसमें जितनी सोलर एनर्जी आ रही है ना 1 सेकेंड में, इतने एरिया में 1 सेकंड में जितनी सोलर एनर्जी आ रही है वो वहाँ का सोलर कांस्टेंट हो जाएगा। इसकी जो वैल्यू है वो 1.4 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर सेकंड के बराबर आपको देखने को मिलती है। वैसे सोलर कुकर की बात करेंगे जो खाना बनाने के काम आता है, सोलर एनर्जी यूज़ कर रहे हैं। सोलर हीटर हो गया, सोलर अप्लायंसेस वगैरह सारे क्या कर रहे हैं, सोलर एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं। सोलर सेल इसमें यूज़ करते हैं। सोलर सेल को फोटोवोल्टिक सेल के नाम से भी जाना जाता है। ये वही है जो कि सोलर एनर्जी को यानी कि लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर रहा है। सोलर सेल बने किसके होते हैं, सेमीकंडक्टर के बने, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, सिलीनियम हो गया, इनके सेमीकंडक्टर इनके ये बने होते हैं हमारे पास। सोलर सेल्स की हम बात करेंगे। ये सोलर सेल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने का काम कर रहे हैं। और इन्हें सोलर सेल्स की एक अरेंजमेंट आप बना लोगे तो इन्हीं सोलर सेल्स की अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, सोलर पैनल हम बोलते हैं। आपने बड़ी बार सुना होगा ना। तो सोलर पैनल के नहीं सोलर सेल का कॉम्बिनेशन आप बोल सकते हो, और तभी तो लाइट एनर्जी को जो है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर पा रहे हैं। फिर आगे वैसे विंड एनर्जी हम यूज़ करते हैं, जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है, एयर रोटेशन वगैरह कर उसकी हेल्प से जो टरबाइन ब्लेड्स हैं, हवा की हेल्प से वो ब्लेड वगैरह घूमना स्टार्ट करते हैं। फिर इसमें शाफ्ट लगी होती है अंदर से, वो शाफ्ट घूमती है, फिर यहाँ पे गेयर वगैरह लगा दूसरी शाफ्ट घुमाते हैं। तो मेन पर्पज़ की शाफ्ट घूमनी चाहिए। डेनमार्क को कंट्री ऑफ विंड्स के नाम से जाना जाता है। वहाँ पे पावर प्लांट आपको बड़े मिलेंगे विंड वाले। टाइडल एनर्जी क्या है, जो ओशन वाटर आपको देखने को मिलता है ना, ग्रेविटेशनल पुल की वजह से वो टाइड्स क्या करती हैं, कभी टाइड्स का राइज होता है, कभी फॉल होता है, कभी राइज होता है, कभी फॉल होता है। तो वहाँ पे इस तरह की अरेंजमेंट होती है, जब राइज होगा तो फॉल होगा, जब राइज होगा इधर एक डैम की अरेंजमेंट होती है, टरबाइन की अरेंजमेंट, जब राइज होगा वाटर का
वो इन टरबाइन के ब्लेड्स को घुमाते हुए जाएगा, फिर यहाँ पे फॉल के टाइम पे चला जाएगा। इस तरह से मूवमेंट होती है, टरबाइन के ब्लेड्स यहाँ पे भी घुमाए जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे भी जनरेट करी जाती है। फिर जियोथर्मल एनर्जी की बात करेंगे, यहाँ पर क्या होता है, जैसे यहाँ पे लावा निकलता है, ठीक है, मोल्टन रॉक्स वगैरह पे लावा आपको देखने को मिले पहाड़ों से। इसके आसपास की जो ज़मीन है वहाँ पर क्या है, इस तरह के आपको देखने को मिलते हैं हॉटस्पॉट बने होते हैं, पानी वगैरह ये स्टीम की फॉर्म में तो उबल रहा होता है पानी, बॉयल कर रहा होता है पानी ये वाला। तो इस स्टीम को भी हम यूज़ करते हैं किस पर्पज़ के लिए, इस स्टीम को भी हम क्या करते हैं, इस स्टीम को भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो स्टीम जो हाई प्रेशर में हम बाहर निकालते हैं, तो फिर वही है टरबाइन ब्लेड्स वगैरह घुमाने। तो जियोथर्मल, जियो मतलब अर्थ, थर्मल मतलब एनर्जी, अर्थ की जो हीट को हम यूज़ कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। फिर न्यूक्लियर एनर्जी की बात करेंगे। न्यूक्लियर एनर्जी क्या हो गया, जो न्यूक्लियर रिएक्शंस, देखो एटम का न्यूक्लियस है उसमें एनर्जी होती है, उसकी एनर्जी को यूज़ कर रहे हो आप तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हो। हम फिलहाल इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं ना, तो उसके टर्म्स में बात कर रहे हैं। ये सब कुछ कहाँ पर हो रहा है, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में हो रहा है। दो तरह की रिएक्शन होती है, एक न्यूक्लियर फिशन होती है, एक न्यूक्लियर फ्यूजन होती है। फिशन में क्या होता है, जैसे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, फिशन में क्या हो रहा है, एक एटम है कुछ यूरेनियम का, वो स्प्लिट हो रहा है दो में जाके, तो है ना, ये हो गया यूरेनियम फिशन वाला। और फ्यूजन में क्या होता है, वहाँ पे दो तरह के एटम्स मिलके एक बना रहे हैं। तो फिशन में क्या है, एक ब्रेक होकर दो बना रहा है, और फ्यूजन में दो मिलके तो एक बना रहे हैं। इस तरह की रिएक्शन आप समझ सकते हो। तो यहाँ पर वही देखने को मिल रहा है। यहाँ पर फिशन की बात करेंगे, हैवी न्यूक्लियस है, वो लाइटर न्यूक्लियाई में जाके ब्रेक हो रहा है। न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या हो रहा है, यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा न्यूक्लियाई जो है वो मिलके एक बड़ा न्यूक्लियस बना रहे हैं। इस तरह से आप समझ लो इसको। तो न्यूक्लियर फ्यूजन का न्यूक्लियर फ्यूजन है। बट आपसे पूछ सकते न्यूक्लियर पावर प्लांट में कौन सी रिएक्शन यूज़ करी जाती है, तो वहाँ पे फिशन रिएक्शन यूज़ करी जाती है, और इसको कंट्रोल्ड मैनर में यूज़ करा जाता है। अब ये कंट्रोल्ड मैनर में क्यों, क्योंकि ये मल्टीप्लाई, जिसके प्रोडक्ट निकल रहे हैं ना, वो मल्टीप्लाई 3, 6, 9, 12 ऐसे बनते जाएंगे। और अगर वो कंट्रोल नहीं करा गया तो ये क्या बन जाएगा, ये एटम बॉम्ब बन जाएगा। तो एटम बॉम्ब में ये अनकंट्रोल्ड होता है। अगर हम इसे कंट्रोल करते हैं तो पावर प्लांट में कंट्रोल करते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर की बात करें, न्यूक्लियर रिएक्टर जो है वो न्यूक्लियर फिशन को कंट्रोल करने का काम करते हैं। तो अगर ये कंट्रोल ना करेंगे तो जो प्रोसेस है वो एटम बॉम्ब में हम यूज़ करते हैं, जहाँ पे हम कंट्रोल नहीं करते, अनकंट्रोल्ड रिएक्शन होती है, इतना बड़ा ब्लास्ट आपको देखने को मिलता है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर सबसे मेन पार्ट है न्यूक्लियर एनर्जी का। अब एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन कहाँ से बनता है, फिशन रिएक्शन से तो बन जाता है। मेन क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट इंडिया में कौन सा कहाँ पर है। जैसे काकरपुर एटॉमिक पावर स्टेशन की बात करें, गुजरात में है। फिर ये मद्रास वाला, ये तमिलनाडु में है। ये तारापुर की बात करें, महाराष्ट्र में है। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होने चाहिए। बाकी वीडियो एंड करने से पहले को बोलना चाहूँगा, आप किसी भी कोर्स की तैयारी कर रहे हो, हमारी एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिलेगा। वहाँ पे जाके एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए। जो भी कोर्स आप ज्वाइन करना चाहते हो, फुल लेंथ कोर्स या टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो, आप आज भी जाके ज्वाइन कर सकते हो। बाकी किसी भी तरह की प्रॉब्लम होगी, JK लेटेस्ट इन्फो के नाम से हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है, वहाँ पे जाके आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू, जय हिंद। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, आप वीडियो को शेयर भी करोगे। थैंक यू।